जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका जियोग्राफी की इस सीरीज में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर भारत के विशाल मैदान के बारे में, यानी कि ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया के बारे में जानेंगे। इस सीरीज में हम लोग जानने वाले हैं कि उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण कैसे होता है और इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है, किन नदियों के द्वारा इस मैदान का निर्माण होता है, ठीक है। और लास्ट में हम लोग मैप के माध्यम से भी जानेंगे कि इसका विस्तार कहाँ तक फैला हुआ है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे सामान्य परिचय से। सामान्य परिचय में हम लोग जानेंगे इसके निर्माण काल के बारे में और इसकी नदियों के बारे में बेसिकली। तो देखिए, उत्तर भारत के या फिर भारत के उत्तरी भाग में मैदान का जो निर्माण है, इसको किस नाम से जाना जाता है? बेसिकली उत्तर भारत का विशाल मैदान, ठीक है। क्योंकि ये पूरे, वैसे तो भारत में बहुत सारे छोटे छोटे मैदान पाए जाते हैं, लेकिन भारत का सबसे बड़ा मैदान है उत्तर भारत का विशाल मैदान। वैसे भी क्योंकि उत्तर भारत की नदियों का जो क्रम है बहुत ज़्यादा है, सदाबहानी नदियाँ पाई जाती हैं, एक तरीके से पूरे साल उनमें जल भरा रहता है, इसीलिए उत्तर भारत में इतने बड़े विशाल मैदान का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो देखिए, भारत के उत्तरी भाग में इसका जो विस्तार है उत्तरी भाग में है, इसीलिए इसको उत्तर भारत का विशाल मैदान कहते हैं, है ना। तो देखिए, भारत के उत्तरी भाग में मैदान का निर्माण मुख्यतः सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र एवं उनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए अपसादों के निक्षेपों से हुआ है। इसका निर्माण कब होता है? इसका निर्माण कब होता है कि ये जो नदियाँ हैं, सबसे पहले तो देखिए हिमालय का निर्माण होता है, फिर उससे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी बहुत सारी नदियों का निर्माण होता है, ठीक है। जब वो नदियाँ मैदानी क्षेत्रों में आती हैं तो अपने साथ अवसाद लेकर आती हैं, अवसादों का निक्षेपण करती हैं। निक्षेपण करने का अर्थ है कि किसी चीज़ को वहीं छोड़ देना, ठीक है। अच्छा, ये अवसाद कहाँ से लेकर आती हैं? तो सीधी सी बात है, अवसाद पहाड़ों से ये नदियाँ आ रही हैं, ग्लेशियरों से निकलती हैं ये नदियाँ और पहाड़ों को काट कर ये नदियाँ आती हैं, ठीक है। जो उत्तर भारत की जो नदियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा भी आकार की घाटी बनाती हैं, बहुत सारी घाटियों का निर्माण करती हैं, बहुत बड़े पहाड़ों को काट कर ये आती हैं, इसीलिए बहुत सारे निक्षेप अपने साथ लेके आती हैं। और जब ये नदियाँ अपने निक्षेपों को छोड़ती हैं, उनके अवसाद को जब ये छोड़ते हैं, तो उसके कारण ही किसका निर्माण होता है? उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण होता है। आगे देखिए, उत्तर भारत के मैदान का जो विस्तार है, पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर पश्चिम में सिंधु नदी तक फैला हुआ है। इसका जो पूरब में आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है वो कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है। हम मैप के माध्यम से भी जानेंगे कि कौन सी नदी इसमें कहाँ से निकलती है और उसका विस्तार कहाँ तक रहता है। और वहीं आप यदि सिंधु नदी की बात करेंगे तो वो भी तिब्बत से ही निकलती हैं, ठीक है। ये दोनों नदियाँ भारत में नहीं निकलती हैं, लेकिन दोनों का अवाह तंत्र भारत में पाया जाता है और इनके द्वारा उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण होता है। देखिए, अब हम लोग देखेंगे कि ये पूरब से लेकर पश्चिम तक कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो देखिए, ये पूरब से लेकर पश्चिम तक लगभग 3200 यानी कि 3200 किलोमीटर तक लंबा है और 300 किलोमीटर चौड़ा है। तो ये देखिए, आपने गंगा नदी की लंबाई के बारे में पढ़ा होगा कि 2500 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर के आसपास गंगा नदी की लंबाई है। तो उससे, क्योंकि गंगा नदी तो यहीं पश्चिम बंगाल में, जबकि ये मैदान कहाँ तक पाया जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी असम, ठीक है। असम के आगे अरुणाचल प्रदेश के सादिया, ढोला सादिया ब्रिज का नाम सुना होगा आपने। वहीं पर अरुणाचल प्रदेश में जो ढोला सादिया ब्रिज है, वहीं से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में इंटर करती है और वहीं से इस मैदान का विस्तार कहाँ तक? सिंधु नदी तक। सिंधु नदी भारत के लद्दाख, लेह लद्दाख से होते हुए पाकिस्तान में जाके, ठीक है, एक जगह है आपका जो पामेर की गांठ है, पामेर की गांठ से होते हुए उसकी जो सहायक 5 नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, इनसे होते हुए, इन सभी का अववाह तंत्र होते हुए पाकिस्तान में चली जाती हैं। तो इतना लंबा इससे ये जो उत्तर भारत का मैदान है, इसका विस्तार है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि समुद्र के तल से इसकी कितनी ऊंचाई है, कितनी ऊंचाई है इसकी समुद्र के तल से। तो देखिए, ये समुद्र के तल से इसकी ऊंचाई लगभग 150 किलोमीटर है, ठीक है। 150 मीटर है, किलोमीटर नहीं मीटर है, ठीक है। आगे देखिए, उत्तर भारत के विशाल मैदान को उच्चावच और उसके भौतिक लक्षणों के आधार पर
है ना, महत्वपूर्ण 5 भागों में बांटा गया है। तो हम इसको कितने भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे उत्तर भारत के विशाल मैदान को, तो 5 भागों में इसको बांटकर पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे हमने हिमालय के बारे में पढ़ा था, हिमालय को हमने 4 भागों में बांटा था। हमने नहीं, क्योंकि वैज्ञानिकों ने, क्योंकि हिमालय का विस्तार इतना बड़ा था कि हमने उसे 4 भागों में बांटा था, ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। ठीक, हम उसी प्रकार उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है उसको भी उसके भौतिक लक्षणों के आधार पर हम इसको 5 भागों में विभाजित करेंगे, और उसमें सबसे पहला भाग आता है उसका भाबर क्षेत्र। भाबर क्षेत्र याद रखिए, सबसे पहला भाग है उत्तर भारत के विशाल मैदान का। दूसरा है तराई क्षेत्र, तीसरा है बांगर क्षेत्र, चौथा है खादर, और लास्ट में जब नदियाँ, उत्तर भारत की नदियाँ अपना डेल्टा बनाती हैं, ठीक है, 5वां उस भाग को रखा गया है। यानी कि 5वां लास्ट में जब नदियाँ अपने आप को समुद्र में या फिर किसी भी खाड़ी में ढाल देती हैं, तो जो उत्तर भारत की नदियाँ हैं वो बंगाल की खाड़ी में अपना डेल्टा बनाती हैं, इसलिए 5वां भाग हमने डेल्टा को रखा है। तो चलिए विस्तार से पढ़ते हैं। शुरुआत करेंगे भाबर से। भाबर क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, भाबर का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए शिवालिक हिमालय, अब शिवालिक हिमालय के बारे में तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है, हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं शिवालिक हिमालय पे, है ना। तो शिवालिक हिमालय क्या है, शिवालिक हिमालय के गिरिपाद, गिरिपाद का मतलब होता है दक्षिणी भाग। देखिए लिखा भी हुआ है कि दक्षिणी भाग में सिंधु नदी से लेकर तीस्ता नदी तक इस क्षेत्र का विस्तार पाया जाता है। किस क्षेत्र का विस्तार, तो भाबर क्षेत्र का विस्तार, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखिए, ज्योग्राफी से, भूगोल से एक एक लाइन से क्वेश्चन बना दिए जाते हैं, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किए जाते हैं एनसीईआरटी से, ठीक है। तो ये सीरीज एनसीईआरटी वैसी है। तो ये इसका जो भाबर क्षेत्र का विस्तार सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक। अब सिंधु नदी तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि ये कहाँ से निकलती है, तिब्बत से होते हुए भारत के लद्दाख से होते हुए पाकिस्तान में, लेह लद्दाख से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। जबकि तीस्ता नदी ये सिक्किम से निकलती है, ठीक है, सिक्किम से। सिक्किम में पाउनरी हिमनद एक ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर से निकलती है आपकी तीस्ता नदी, और तीस्ता नदी को सिक्किम की जीवन रेखा भी कहा जाता है। और वहीं तक किस क्षेत्र का विस्तार है, तो भाबर क्षेत्र का विस्तार है, ठीक है। और भाबर प्रदेश का जो निर्माण है, ठीक है, इसका जो विस्तार तो यहाँ तक पाया जाता है, लेकिन इसका निर्माण कैसे होता है भाबर क्षेत्र का, तो इसका निर्माण होता है हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा अपने साथ लाए गए पर्वतों के छोटे छोटे टुकड़े। आप कह सकते हैं, अब जब नदियाँ बहुत तेज़ी से वहाँ से हिमालय से आ रही हैं, हिमालय का ढाल देखा है आपने कितने तेज़ी से निकलती हैं वहाँ से नदियाँ, तो अपने साथ छोटे छोटे टुकड़े, कंकड़, पत्थर, है ना, वही ये इसमें लिखा हुआ है कि छोटे छोटे टुकड़े, कंकड़, पत्थर के जमाव के कारण ही इस भाबर प्रदेश का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो भाबर प्रदेश का निर्माण यदि हम एक लाइन में जाने तो कैसे हुआ है, तो हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं उनके द्वारा जो कंकड़ पत्थर लाए गए हैं उनके द्वारा भाबर प्रदेश का निर्माण होता है, सीधी सी बात है। अब हम आगे देखने वाले हैं। तो देखिए भाबर प्रदेश में जो बड़ी नदियाँ हैं वो दिखाई देती हैं, जबकि छोटी नदियाँ कंकड़, पत्थर, बजरी की ढेर के कारण अदृश्य हो जाती हैं, अदृश्य हो जाती हैं अर्थात दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है। हिमालय से जब ये बहुत सारे छोटे मोटे नहीं, अब देखिए कितनी सारी नदियाँ निकलती हैं, और इतने बहुत बड़े क्षेत्र में जब ये कंकड़ पत्थर इकट्ठे हो जाते हैं बहुत बड़े बड़े, तो क्या होता है, जो छोटी छोटी नदियाँ होती हैं वो इस क्षेत्र में दिखाई नहीं देती हैं, जबकि बड़ी बड़ी नदियाँ इस क्षेत्र में दिखाई देती हैं। तो इस भाबर क्षेत्र की क्या विशेषता है कि छोटी नदियाँ इस क्षेत्र में आकर विलुप्त हो जाती हैं। क्यों, क्योंकि वो नीचे बहती है और ऊपर क्या होता है, कंकड़ पत्थर होते हैं बहुत सारे, तो वो उनके जल में इतना वेग नहीं होता है, इतना उनमें जल का बहाव नहीं होता है, या फिर जल ही इतना सारा नहीं होता है कि वो उन कंकड़ पत्थर के ऊपर से बह सके, ठीक है। तो बड़ी नदियों के द्वारा जो निक्षेप किया जाता है वो वहीं ठीक उन्हीं के नीचे बहती है, ठीक है। आगे देखिए, दूसरा हमने देखा था तराई क्षेत्र। तो तराई क्षेत्र क्या होता है, सीधी सी बात है, ये भाबर के दक्षिणी क्षेत्र को ही तराई क्षेत्र कहते हैं। यानी कि भाबर के ठीक नीचे जो क्षेत्र पाया जाता है हम उसको क्या कहेंगे, उसी को हम तराई क्षेत्र कहेंगे। और तराई क्षेत्र में भाबर प्रदेश में जो नदियाँ गायब हो जाती हैं वो दिखाई, है ना, जो भाबर प्रदेश में जो नदियाँ गायब हो जाती हैं, जो दिखाई नहीं देती हैं, वे नदियाँ तराई क्षेत्र में दिखाई देने लगती हैं, सीधी सी बात है। अब इसके नीचे का क्षेत्र आ गया है,
तराई क्षेत्र आ चुका है और यहाँ पर इतने ज़्यादा कंकड़ पत्थर नहीं है, इतने बड़े बड़े कंकड़ पत्थर नहीं होते हैं। तो नदियाँ क्या होती हैं, नदियों ने अब कंकड़ पत्थर का अवसाद कर दिया है और अब वो आगे चल गई हैं, आगे बढ़ गई हैं और आगे किस क्षेत्र का निर्माण करती हैं, तो तराई क्षेत्र का निर्माण करती है। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, भाबर क्षेत्र पढ़ा और इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं तराई क्षेत्र। भाबर क्षेत्र में नदियाँ गायब हो जाती हैं जबकि तराई क्षेत्र में नदियाँ दिखाई देने लगती हैं। आगे देखिए, और जो तराई क्षेत्र होता है इसका ढाल बहुत कम होता है। ढाल क्या मतलब, इसका जो एकदम जो सीधा ढाल होता है, आप पर्वतों पे जाते हैं तो ढाल ढाल की वजह से तो पर्वत ऊंचे होते हैं। तो ये जो तराई क्षेत्र है इसका जो ढाल होता है बहुत कम होने के कारण यहाँ पर जल का बहाव कम रहता है, मतलब मैदान टाइप का आ जाता है, एकदम समतल मैदान नहीं आता है, लेकिन फिर भी ढाल कम हो जाता है तो जो जल है वो पूरे में फैल जाता है ना। एवं यहाँ पर बालू एवं चीका मिट्टी की प्रधानता पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे बड़े पत्थर नहीं होते हैं, कंकड़ पत्थर बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं यहाँ पे केवल बालू एवं चीका मिट्टी, यानी बहुत चिकनी सी जो मिट्टी होती है, बहुत बालू के छोटे छोटे जो कण होते हैं, बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, जिसे हम रेत कहते हैं, रेत से भी छोटे छोटे कण होते हैं, उसे कहते हैं चीका मिट्टी। ठीक है, तो इसकी प्रधानता किस क्षेत्र में होती है, चीका मिट्टी की प्रधानता, तो हम लोग पढ़ रहे हैं तराई क्षेत्र में और इसी में होती है चीका मिट्टी की प्रधानता। और इसी के कारण यहाँ पर दलदल क्षेत्र का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, दलदल का विस्तार क्यों पाया जाता है, क्योंकि नदियाँ निकलती हैं, यहाँ पे चीका मिट्टी है, छोटी हल्की सी बालू है, इसलिए यहाँ पे कहीं कहीं पर जब जल रह जाता है वहाँ पे दलदली क्षेत्र का विस्तार होता है और इन दलदली क्षेत्रों में घास एवं वृक्षों की प्रधानता होती है। ठीक है, अब आप खुद ही सोचिए ना, दलदली क्षेत्रों में कोई खेती की जाती है क्या? ठीक है, खेती नहीं, वहाँ पे अधिकतम जो जल में सस्टेन करने वाले पेड़ पौधे होते हैं वो उसमें रहते हैं, लेकिन जिन फसलों को जल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, जैसे गन्ना हो गया, चावल हो गया एवं गेहूं की खेती इस क्षेत्र में कहीं कहीं पर की जाती है, पूरे क्षेत्र में नहीं लेकिन कहीं कहीं पर गेहूं, चावल, गन्ना इन सब की खेती की जाती है। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा भाबर क्षेत्र के बारे में, फिर सेकंड में हमने पढ़ा तराई क्षेत्र के बारे में। भाबर क्षेत्र में नदियाँ गायब हो जाती हैं, इसलिए हम बार बार रिपीट करते हैं ताकि आपको अच्छे से चीज़ें याद हो जाए। ठीक है, तो देखिए तराई क्षेत्र में जो नदियाँ क्या है, भाबर की जो गायब नदियाँ होती हैं वो इस क्षेत्र में वापस हो जाती है और यहाँ पे दलदल का विस्तार होता है, चीका मिट्टी की प्रधानता होती है। ठीक है, अब हम तीसरा पढ़ रहे हैं बांगर के बारे में। ठीक है ना, सबसे पहले हमने भाबर पढ़ा था, भाबर, फिर इसके बाद तराई, और ये बांगर है, बांगर। ठीक है, और ये जो बांगर क्षेत्र है, इस बांगर भूमि का जो विस्तार है मुख्य रूप से पंजाब एवं उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में पाया जाता है। ठीक है, इसका जो विस्तार कहाँ पे पाया जाता है बांगर का, तो याद रखिएगा पंजाब, हरियाणा पंजाब के कुछ भाग और उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में पाया जाता है। ठीक है, और जो बांगर क्षेत्र होता है, बांगर क्षेत्र में नदियों के बाढ़ वाले मैदान के बिल्कुल ठीक ऊपर स्थित होता है। तो ये इसका जो विस्तार कहाँ पे पाया जाता है मैदान में, तो जो बांगर क्षेत्र का ये जो मैदान होता है, बाढ़ वाला जो क्षेत्र होता है, अब आपने पता होगा कि उत्तर भारत की जो नदियाँ हैं कितनी ज़्यादा बरसात होती है वहाँ पे और बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है ना। तो जो बाढ़ के ठीक ऊपर वाला, बाढ़ के मैदान के ठीक ऊपर वाला जो क्षेत्र होता है उसे क्या कहते हैं, हम बांगर कहते हैं। ठीक है, इसीलिए बाढ़ का जल यहाँ नहीं पहुँच पाता। अच्छा, इसको बांगर क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि बाढ़ का जो जल है यहाँ पे नहीं पहुँच पाता है, क्योंकि ये बाढ़ के जल के ठीक ऊपर होता है। ठीक है, और नीचे क्या होता है, बाढ़ का जल पहुँच जाता है। ठीक है, तो देखिए बांगर प्रदेश में अपक्षय के कारण मुलायम मिट्टी नष्ट हो जाती है। अब देखिए भैया, हर वर्ष वहाँ पे बाढ़ तो आती नहीं है, कभी कभार बाढ़ आ जाती है तो वो हरा भरा हो जाता है, नहीं तो बांगर तो है ही, नाम तो उसको बांगर इसीलिए दिया गया है ना। ठीक है, या समझ में आ रहा है ना आपको। देखिए, तो इसमें क्या होता है, अपक्षय मतलब कि इसकी जो मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी, उसका अपक्षय हो जाता है और इसी वजह से यहाँ की जो मिट्टी की जो उर्वरता है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है ना। और इस मिट्टी में कंकड़ एवं चूना की प्रधानता पाई जाती है ना। क्या पाया जाता है इस मिट्टी में, केवल जो बांगर होता है उस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कंकड़ पाए जाते हैं छोटे छोटे, और चूना की जो प्रधानता होती है यहाँ पे,
एवं ऐसी जो बांगर भूमि होती है इसको स्थानीय भाषा में भूड़, रेह या कल्लर भी कहा जाता है। ठीक है, तो स्थानीय भाषा यानी कि उत्तर प्रदेश और पंजाब में ये जो बांगर भूमि है इसको क्या कहा जाता है? भूड़, रेह या कल्लर भी कहा जाता है। याद रखिएगा, स्थानीय नाम है बांगर की जो विशेषता होती है उसके कारण। ठीक है, क्योंकि बांगर में केवल क्या होता है? कैल्शियम युक्त ये केवल चूना पाया जाता है, चूने की ज़्यादा प्रधानता होती है और कंकड़ वगैरह पाए जाते हैं, और ये जो है उपजाऊ नहीं होती है थोड़ी सी। ठीक है, इस वजह से इसको बांगर का नाम दिया गया है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, याद रखिएगा, खादर के बारे में। खादर, ठीक है, बांगर के बाद खादर। देखिए, सबसे पहले क्या पढ़ा हम लोगों ने? भाबर क्षेत्र। फिर इसके बाद क्या पढ़ा? तराई क्षेत्र। फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा बांगर क्षेत्र, और अब हम पढ़ रहे हैं खादर क्षेत्र के बारे में। ठीक है, और ये जो खादर क्षेत्र है ये जलोढ़ मिट्टी द्वारा निर्मित होता है। खादर क्षेत्र कैसे निर्मित होता है, इसका निर्माण कैसे होता है? जलोढ़ मिट्टी के द्वारा। जल ओढ़ यानी कि इनको यदि आप अलग करेंगे तो जल ओढ़, ओढ़ यानी कि जल पूरी तरीके से बिछा दिया जाता है। सीधी सी बात है, खादर प्रदेश में खाद पानी, ये देखिए आप, यहाँ पे बहुत अच्छी खाद होती है एक तरीके से, क्योंकि जो जलोढ़ मिट्टी है वो इसकी प्रधानता खादर क्षेत्र में होती है ना। हर वर्ष बाढ़ आती है तो ये नदियों के द्वारा जो बाढ़ आती है उसमें ये डूब जाता है ये प्रदेश, और यहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है और इसीलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा फसलों का विकास होता है। और ये जो खादर है, जो खादर भूमि है या फिर खादर प्रदेश है, ये कहाँ पे पाया जाता है? तो ये उत्तर भारत के निचले भाग मैदान, सबसे निचले भाग में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, सबसे ऊपर में क्या देखा हमने? सबसे पहले हमने देखा भाबर के बारे में, फिर किसके बारे में देखा? तराई के बारे में, फिर बांगर क्षेत्र के बारे में, और अब हम देख रहे हैं खादर क्षेत्र के बारे में। ठीक है, और जो खादर क्षेत्र है वो उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है उसकी सबसे लास्ट में पाया जाता है। ठीक है, खादर प्रदेश में प्रतिवर्ष बाढ़ का जल बहता है, इसी कारण यहाँ जलोढ़ मिट्टी की परत जम जाती है। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी की परत क्यों जमती है, इसीलिए खादर क्षेत्र का विस्तार है ना, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। अब आपने बिहार में कोसी नदी का नाम सुना होगा। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी को। ऐसे दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में बहुत सारी नदियां हैं, गंगा, यमुना, शारदा, घाघरा, गंडक, कोसी, राप्ती, ये सारी नदियां उत्तर प्रदेश में कहाँ से, है ना, उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में आके मिलती हैं। जबकि आपको पता होगा गंगा यमुना का संगम तो इलाहाबाद में ही है ना। तो इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारी नदियां हैं। ठीक है, और अब हम देख रहे हैं इस मिट्टी में किन चीज़ों की खेती की जा सकती है ना। खादर मिट्टी है, बहुत ज़्यादा खाद पानी है, सबसे अच्छा उपजाऊ क्षेत्र है खादर मिट्टी में, है ना। तो देखिए इस मिट्टी में जूट, पश्चिम बंगाल में जूट का नाम तो सुना होगा आपने, तो इसीलिए जूट। गेहूं का नाम सुना होगा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, पंजाब। चावल का नाम सुना होगा दलहन, तिलहन, और गन्ना की खेती की जाती है। क्यों? क्योंकि इन क्षेत्रों में खादर भूमि या फिर खादर क्षेत्र का विस्तार पाया जाता है, और ये फसलें या फिर खादर जो क्षेत्र है इन फसलों के लिए सबसे अच्छा और उपयुक्त क्षेत्र माना जाता है ना। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ेंगे डेल्टा के बारे में। डेल्टा जो कि उत्तर भारत के विशाल मैदान की सबसे लास्ट स्टेज, यानी कि सबसे लास्ट में इसके बाद नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो देखिए डेल्टा के बारे में पढ़ेंगे। तो जो डेल्टा है इसका निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के बंगाल की खाड़ी में मिलने पर होता है। जब गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ जब बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं तो वहाँ पे किसका विस्तार होता है? तो डेल्टा का विस्तार होता है। ये नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। जबकि आप पश्चिमी तट की नदियों के बारे में यानी या फिर अरब सागर की नदियों के बारे में पढ़ेंगे तो वो ज्वार नदमुख बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। ठीक है, आगे देखिए इसका जो विस्तार है मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में निचली गंगा घाटी में पाया जाता है। डेल्टा कहाँ पे बनता है? तो पश्चिम बंगाल में बनता है, और कुछ भाग इसका बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल दोनों में ही आता है, और पश्चिम बंगाल की निचली गंगा घाटी में इसका विस्तार पाया जाता है। ये मुख्य रूप से दलदली क्षेत्र होता है। सीधी सी बात है, जब नदियाँ बंगाल की खाड़ी में आकर गिर रही हैं तो वहाँ पे नदियाँ और जल का एक मिश्रण होता है, इसलिए वहाँ पे दलदली क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर दलदली जो वृक्ष हैं और वहाँ की जो दलदली झाड़ियाँ होती हैं
उनकी प्रधानता पाई जाती है। सीधी सी बात है। जैसे सुंदरी के वृक्ष, ठीक है, सुंदरी के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो सुंदर बंगाल में नहीं, पश्चिम बंगाल में, सॉरी, ठीक है। तो सुंदरी के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल में। और सुंदरी के वृक्षों की अधिकता होने के कारण ही, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे इतने ज़्यादा सुंदरी के वृक्ष होते हैं पश्चिम बंगाल में, इसीलिए उस डेल्टा को नाम दे दिया गया है सुंदरबन का डेल्टा। अब आपने पता होगा कि सुंदरबन का डेल्टा कहाँ पे स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। उसका नाम सुंदरबन इसीलिए पड़ा क्योंकि वहाँ पे सुंदरी के बहुत ज़्यादा वृक्ष पाए जाते हैं और वे वृक्ष केवल डेल्टाई क्षेत्रों में ही, या फिर जो झाड़ियाँ हैं वो केवल वहीं पर सस्टेन कर पाती हैं। तो ये हम लोगों ने जाना उत्तर भारत के विशाल मैदान के बारे में। अब हम लोग जानेंगे मैप के माध्यम से। ये देखिए, आपको भारत का मैप दिख रहा होगा, ठीक है। ये है सिंधु नदी का अववाह तंत्र, है ना, और ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है और इसीलिए असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में इसका अववाह तंत्र पाया जाता है। ये आपकी गंगा नदी है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से निकल रही है। उसकी सहायक नदी यमुना नदी है, ठीक है। ये गंगा और यमुना कहाँ पे आके गिरती हैं? ये बंगाल की खाड़ी, ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी में आके, ये जो दिख रहा है ना आपके सुंदरबन की डेल्टा की ही एक बताया जा रहा है कि डेल्टा इस तरीके से पाया जाता है ना। देखिए, यहाँ से निकलती है गंगा नदी, यहाँ से होती हुई ये, और ये आके ये गिर जाती है, ठीक है, इसमें, ठीक है। इसमें गिरने के बाद ये देखिए गंगा की सहायक नदियाँ हैं। ये पूरा यहीं से शुरुआत होती है और यहीं ये देखिए लिखा भी हुआ है कि उत्तर भारत का विशाल मैदान, ठीक है। ये पूरे उत्तर भारत में ये पाया जाता है क्योंकि इधर आप देखेंगे कि ये सिंधु नदी ये तिब्बत से निकलती है और ये ब्रह्मपुत्र नदी भी यहीं से निकलती है, और दोनों ये सिंधु नदी का जो अववाह तंत्र है लेह लद्दाख से होते हुए ये आपके पाकिस्तान में आ जाती है, उसकी सहायक नदी है, ठीक है। ये जो निकलती है सतलज भी, जो कि सिंधु की सहायक नदी है और कहाँ से निकल रही है? ये भी आपके तिब्बत से ही निकलती है, ठीक है। ये ब्रह्मपुत्र नदी ये पूर्व में पूरा इसका विस्तार है। ये आप उत्तर पश्चिम में देखेंगे तो सिंधु नदी है, मध्य में देखेंगे तो गंगा है। इसीलिए ये पूरब से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर इस तरीके से पूरा सिंधु नदी तक इसका वाह तंत्र पाया जाता है। यहाँ तक लगभग मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों तक इसका जो है विस्तार रहता है, क्योंकि इनकी सहायक नदियाँ जो मध्य प्रदेश या राजस्थान से निकलती हैं वो भी गंगा की सहायक नदी, यमुना की सहायक नदी होती हैं। इसीलिए लास्ट टाइम इनका वाह तंत्र भी इसी के साथ रहता है। देखिए, सोन नदी है गंगा से मिलने वाली, ये चंबल नदी है जो कि यमुना की सहायक नदी है। ये बेतवा नदी है, बेतवा नदी चंबल नदी बिहार बनाती है, आपको पता होगा मध्य प्रदेश के मऊ से निकलती है। बेतवा नदी को पता होगा आपने, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से निकलती है। गंगा नदी ये देखिए, ठीक है, ये रामगंगा नदी गंगा की सहायक नदी है। घाघरा नदी है, ये राप्ती नदी है, ये इसकी सहायक नदी है, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए दोस्तों, वीडियो समझ में आया है, वीडियो यदि आपको ठीक लगा है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।